गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले हम चर्चा किए थे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद मैंने चर्चा की है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ था, क्रिप्स मिशन कब आया, अगस्त प्रस्ताव क्या था, इस सब के विषय में हमने चर्चा की है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स प्रपोजल जिसको कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव 23 मार्च 1942 को 3 सदस्यों द्वारा गठित, जिसमें क्रिप्स अध्यक्ष एबी अलेक्जेंडर और पैथी लॉरेंस, ये 3 सदस्य थे। इसमें पहले हैं एबी अलेक्जेंडर, पहले अध्यक्ष का नाम ले लेते हैं सर क्रिप्स। आप लोग अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, अब ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, क्रिप्स थे अध्यक्ष और दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर और पैथी लॉरेंस, 3। जो पैथी लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और क्रिप्स के द्वारा जो बनाया गया जो एक प्रपोजल था, जो इंडिया के सामने रखा गया था, जैसा कि आप जानते हैं 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। 1939 में प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था। ऐसे में भारत का समर्थन लेना ब्रिटेन के लिए अति आवश्यक हो गया, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन का लगातार दबाव बन रहा था कि भारत को स्वतंत्र किया जाए। और एक महत्वपूर्ण बात है, जापान की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। जब जापान की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी, इससे रूस जैसे देश को हरा दिया, मंगोलिया को कई बार हराया, चीन को हराया, यहां तक कि अमेरिका में जाकर के युद्ध कर लिया। इसकी जापान की बढ़ती हुई शक्तियों से भयभीत थे, इसलिए वो किसी भी तरह से चाहते थे कि भारतीयों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आपको आजाद करेंगे, आपको हम ये फला फला चीज हम आपको देंगे, जो भी चीजें देंगे, परंतु युद्ध जीतने के बाद। गांधी जी कहे कि दिस इज द पोस्ट डेटेड चेक, ये ऐसा चेक है जो कभी भज ही नहीं सकता। इस तरह से क्रिप्स प्रस्ताव सफल सिद्ध हुआ। इसके बाद जब कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई 1946 को, 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना में जिन जिन सदस्यों ने भाग लिया था, उसमें से मैंने बहुत सारे लोग बताया। जैसे कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत अर्थात भारतीयों के थे, और 296 में से अगर 4 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका ये 292, 4 चीफ कमिश्नर इसके थे, ठीक। और देशी रियासतें, अब इसको 389 में से माइनस करते जाइएगा, आ जाएगा। अब वहां पर जो है, जब संविधान सभा काम करने लगी, तो मैंने फ्रांस की क्रांति की यहाँ पर थोड़ा चर्चा किया था। फ्रांस की क्रांति चर्चा इसलिए यहाँ किया जा रहा है, फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को बास्टिल के किले के तोड़ने से प्रारंभ हुआ। वहां के एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे,
उनको संविधान सभा का अध्यक्ष वहां पर बनाया गया था। भारतीय संविधान सभा में कुछ ऐसा ही हुआ। जब भारतीय संविधान सभा मतलब गठित हो गई, कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो ऐसे में एक अध्यक्ष का चुनाव हुआ 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जैसे फ्रांस में बोले होता है वैसे हम इन सब बातों को एक कॉपी पर लेकर के नोट कर लिया करिए, क्योंकि कई जगह से मैटर इकट्ठा किया जाता है। अब यहाँ पर जो है 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 2 ही दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अर्थात 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके जस्ट 2 दिन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, अर्थात 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के संविधान सभा में आए। उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अर्थात संविधान सभा की कार्यप्रणाली, किस प्रकार से संविधान सभा कार्यप्रणाली शुरू हुई। देखिए, कार्यप्रणाली की शुरुआत की बात अगर हम करते हैं तो मैंने आपको बताया कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए। फिर इसके बाद उसमें जैसे पाकिस्तान की मांग को लेकर के मुस्लिम लीग विवाद करने लगी, फिर इसके बाद बाहर हुई, ये सब प्रक्रियाएं हुई। इसमें एक अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 2 उपाध्यक्ष थे। एक व्यक्ति थे उसमें वीटी कृष्णमाचारी, ये है, और दूसरे हैं आपके एस.सी. मुखर्जी। क्या था उद्देश्य प्रस्ताव में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारी प्रस्तावना बनेगी। अर्थात यहाँ पर देखिए, संवैधानिक रचना, संवैधानिक संरचना था, उसके दर्शन पूरा इसी में प्रतिबिंबित होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, देखिए एक एक करके सारे प्रावधान बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करता है, पहला उद्देश्य प्रस्ताव यह है, तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करता है। यही संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण होगा। पहला पॉइंट यही था। देखिए, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करता है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण, संविधान निर्माण की घोषणा करता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, देखिए ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, देखिए इसका मतलब ये है कि जो भारतीय प्रांत थे और जो शामिल होना चाहते थे, जो भारत से बाहर थे, जो और वो भी शामिल होना चाहते थे, उसका प्रावधान इसमें किया गया है। यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत के बाहर के ऐसे क्षेत्र और वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहिए, ये मैंने बताया, जो इसमें शामिल होना चाहिए, भारतीय संघ का हिस्सा होना सही है, होना भी चाहिए। कौन है? भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ठीक, अब देखिए, इन सब की सीमाओं का निर्धारण भारतीय संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जरूरी है। तथा इसके लिए देखिए, इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनको अवशिष्ट शक्तियां भी प्रदान की जाएंगी। जैसे अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास थी, इनको भी दे दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे विषय जो संघ के पास ही रहेगा, जैसे विदेश मामले हो गए, संचार मामले हो गए, ऐसा और सुरक्षा से संबंधित मामले हो गए, ऐसे प्रावधान संघ के पास ही रहेंगे
और रहना भी चाहिए, जो आज भी है। दूसरी बात यहाँ पर इसी में है, इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो अवश्य शक्तियां उनमें भी निहित होगी, मैंने इसको बता दिया। तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियां राज्यों को प्राप्त होंगी, सारी बात मैंने बताया। परंतु कुछ मूलभूत सब्जेक्ट ऐसे हैं जो संघ के पास होगा और होना भी चाहिए, ये जरूरी है। क्या हो गया, क्या कर रहे हो? ठीक है, कुछ बच्चे हैं तो मैंने इसकी बात किया था। वो स्टूडेंट है जो कि अभी एग्जाम चल रहा है ना, तो मैं अभी सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ, सुबह ही आता है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि मतलब अवशिष्ट शक्तियां जो उनके पास होंगी और बहुत सारी शक्तियां ऐसे जो कि राज्यों को दे दिया जाएगा, पहले उनको मिलाया तो जाए किसी तरह से। तो तीसरी बात इसमें ये है कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां और प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारतीय जनता। आज भी ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय जनता ही सर्वोपरि होती है। ठीक है, जनता सारी शक्तियां जनता में ही निहित होगी। अब देखिए, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तथा सुरक्षा, अभी आज भी प्रस्तावना में है, स्वतंत्रता तथा सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, देखिए विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। यही संविधान के पाठ बनेंगे फिर उसमें प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारती रामकेला राज्य से स्पष्ट हुआ कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। देखिए यहाँ पर अल्पसंख्यकों की बात की जा रही है। अल्पसंख्यक हो गए, पिछड़े वर्ग हो गए, इन सबकी सुरक्षा संविधान सभा द्वारा किया गया। अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में सब नहीं थे। संघ की एकता, देखिए संघ की एकता को अक्षुण्ण रखा जाएगा, मतलब उनकी एकता को बनाए रखा जाएगा। और इसके भूक्षेत्र, देखिए जल, थल, वायु, हर जगह सुरक्षा की बात किया जा रहा है। भूक्षेत्र, समुद्र और वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय और विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जल, थल, स्थल, मैंने बताया कि हर जगह सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। जल, थल, नभ, हर जगह सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। देखिए इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार तथा उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति और कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। मिला जुला के कहने का मतलब ये है, जो भी हमारे देश का, मतलब जैसे हम महर्षि कणाद की बात करें, सुश्रुत की बात करें, चरक की बात करें, ये सब महान लोग थे। ये हमारे देश के गौरव की बात है। तथागत बुद्ध विश्व को शांति का मार्ग दिए, वही है विश्व शांति की कल्याण की बात किया जा रहा है। ये हमारी प्राचीन संस्कृति है। 22 जनवरी सन 1947 को इस संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया। कौन है, क्या इसमें विरोध करने लायक है? कुछ भी विरोध करने लायक नहीं, सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया। और यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान को मुख्यतः
हमेशा प्रभावित किया और आने वाले समय में प्रभावित करता रहेगा और कर भी रहा है, आज भी कर रहा है। कोई भी संविधान संशोधन होता है तो इसमें से बहुत सारी बातें सामने निकल करके आती हैं। अब चेंजेस क्या है, इसके चेंजेस हैं। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। देखिए, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन क्या हुआ। पहला है, संविधान सभा से अलग रखने वाले देशी रियासतें धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगी। देखिए, देशी रियासतें एक्चुअली अंग्रेजों की एक नीति थी फूट डालने की। देशी रियासतें भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन जब इसमें ये सब बात देखी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, संप्रभुता, एकता, अखंडता, ये सब देखे तो उनको लगा कि अरे तो बहुत अच्छी चीज है, शामिल होना चाहिए। तो धीरे धीरे लोग शामिल होना शुरू कर दिए। उसी समय 6 राज्य शामिल हो चुके थे जब उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से अलग रखने वाले देशी रियासतें धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो गए। संविधान सभा 6 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हो गए। 6 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो गए और बाकी लोग भी शामिल हो गए, सब शामिल हो जाएंगे धीरे धीरे। 3 जून योजना सब लोग जानते हैं, जिसको माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। मैंने इसको बताया भी है, थोड़ा सा यहाँ पर हम आईना दिखा देते हैं। 3 जून योजना एक्चुअली बात 22 फरवरी 1946 की है। इसमें पाकिस्तान, भारत को स्वतंत्र करने की बात की गई। क्लीमेंट एटली ने कहा कि 30 जून 1947 के बाद भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इससे मुस्लिम लीग नाराज हो गया और वह पृथक पाकिस्तान की मांग करने लगा, जिसके कारण 3 जून 1947 को एक योजना पास हुआ, जिसको 3 जून योजना कहते हैं, और वहीं से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजाद कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। IIA, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए। संविधान सभा में 3 परिवर्तन किया गया, ये बड़े इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। पहला परिवर्तन क्या है, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम में सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दिया। बात समझ में आई? इसमें इसका कहने का मतलब ये है, सभा पूरी तरह संप्रभु थी, कोई भी कानून बना सकती थी, कोई भी कानून निरस्त कर सकती थी। और संविधान सभा के 2 प्रमुख कार्य थे। पहला है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, और दूसरी बात यह है देश के लिए आम कानून लागू करना। दोस्तों, ये 2 कार्य बड़ी इंपॉर्टेंट है। कानून बनाएंगे, कानून लागू करेंगे। अभी हम थोड़ी देर में एक स्ट्रक्चर से बताएंगे। एक्चुअली इसको अगर हम पूरा मिटा के अगर पूरा एक एक करके बताएंगे तो बड़ा लंबा लेक्चर हो जाता है, इसलिए इसको लिख देता हूँ थोड़ा सरल। अभी इसको लिखेंगे टाइम लगेगा, इसलिए इसको छोटा कर देता हूँ। तीसरी बात ये है कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे, जिसके कारण अब देखिए सदस्यों की संख्या निश्चित रूप से घटेगी। 389 सदस्य थे तो संख्या घट जाएगी। देखिए, जो पाकिस्तान शामिल हो गए, अब देखिए भारतीय संविधान से अलग हो गए, जिसके कारण अब कुल संख्या 299, 389 से 299 हो गई, जिसमें से 229 भारतीय प्रांत और बाकी जो बचेंगे वो देशी रियासतों को मिलेगा। मतलब 70 देशी रियासतें थी। संविधान सभा के कुछ और भी कार्य हैं, बहुत छोटे छोटे कार्य हैं, जैसे राष्ट्रीय गीत को लागू करना, राष्ट्रगान को लागू करना, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति का पद ग्रहण में शपथ दिलवाना। तो 1 मई 1949 को राष्ट्रमंडल, देखिए 1 मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन। राष्ट्रमंडल क्या होता है? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ ये होता है जैसे ऐसे देश या ऐसे क्षेत्र जहां पर ब्रिटेन का शासन था, जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उन सारे देशों के समूह को या उन सारे क्षेत्रों के समूह को हम कॉमनवेल्थ कहते हैं। उसी की बात है। 1 मई 1949 को सदस्यता जो है ग्रहण की और इस उसका सत्यापन हो गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। मैंने बताया आपको राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947, ये डेट याद रखना है आपको। और इसके बाद है, देखिए तीसरी बात, 24 जनवरी 1949 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। देखिए 24 जनवरी को अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान कौन लिखा है? राष्ट्रीय गान वही जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, बिंध हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामी जागे, तब शुभ आशीष गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 जय। इसकी रचना जो है आर्यन टैगोर साहब की है। अभी कुछ नेतागण थे राष्ट्रगान को याद, मेरा मोटिव यही था बनाने का कि सबको याद होना चाहिए, हमारे राष्ट्र के गौरव की बात है। उल्टा सीधा भी नेताजी लोग कर रहे थे, किसी के विरोध नहीं कर रहा, परंतु ये हमारे देश के सम्मान की बात है, इसलिए सबको याद होना निकाले है। और फिर देखिए 24 जनवरी के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी की 3 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो अंतिम बैठक और 3 बातें ये है, कुल 4 बातें। राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, राष्ट्रगान अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। 24 जनवरी 1947 को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत को भारत का राष्ट्रीय गीत बताया गया। ठीक। और 5वीं बात ये है, मैंने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसी दिन 24 जनवरी को ही राष्ट्रपति घोषित किया है। अब यहाँ पर जो है कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सर वी.एन. राव। सर वी.एन. राव जो है पूरे विश्व का भ्रमण करके भारतीय संविधान में चीजों को सम्मिलित करने के लिए पूरे विश्व से थोड़ी थोड़ी चीजें ला करके भारतीय संविधान में शामिल की। सर वी.एन. राव गए अमेरिका, एक व्यक्ति थे एल्बर्ट जेनिंग्स, उससे मिले कि आप पूरे विश्व में संविधान के जाने माने जानकार जाने जाते हैं, आप कुछ हमको मार्गदर्शन दीजिए। एल्बर्ट जेनिंग्स ने बताया कि आपके ही देश में एक व्यक्ति ऐसे हैं जिससे आप सहायता लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो व्यक्ति है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर के पास आए लोग, पूरे संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का विद्वान कोई नहीं था। अगर उनके सामने कोई टिकने वाला व्यक्ति था तो वो केवल वी.एन. राव और बाकी कोई नहीं था, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसकी कुल 11 बैठकें हुई, संविधान सभा की 11 बैठकें हुई, 3 वाचन हुआ था और यहाँ पर जो है 114 दिनों तक इस पर विचार विमर्श चला था। कुल खर्च इस पर लगभग 64 लाख आया था, 63,98,729 रुपए खर्च किया। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन जो है 15 नवंबर 1949 से 26 नवंबर, सॉरी ये गलत है,
द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, द्वितीय वाचन। लास्ट वर्षन जो तृतीय वाचन है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। जो 11 इसमें सेशन हुए थे, पहला सेशन जो शुरू हुआ था वो है 9 से 23 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ। दूसरा सेशन 20 से 25 जनवरी 1947। तीसरा सेशन जो है 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा सेशन 14 से 31 जुलाई 1947। पांचवा सेशन 14 से 30 अगस्त 1947। छठा सेशन 27 जनवरी 1948, एक ही दिन चला था। सातवां सेशन जो है 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। नौवां सेशन 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949। नौवां सेशन हो गया। 10वां सेशन जो है देखिए 6 से 17 अक्टूबर 1949। 6 से 17 अक्टूबर अर्थात 11 दिन चला। और फिर 11th है, इसके पीछे बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा। कितने दिन क्या क्या बहस हुई थी, इस सारी बातों को मैं बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, संविधान जानने के लिए जरूरी है। और 11th जो है 14 से 26 नवंबर 1949। यहाँ पर जो मैंने बताया कि ये बात 26 नवंबर 1949 वो जो तृतीय वाचन हुआ था, यहाँ पर 14 से 26 नवंबर 1949 को 11वां सेशन हुआ था। कुल 11 सेशन हुए थे, इसमें 11 बैठकें हुई थी। अब देखिए संविधान का निर्माण हो गया। इसमें देश विभाजन की बात यहाँ पर मैंने ये जो अभी शुरू में ही बताया था कि जब पाकिस्तान अलग हो गया तो देश विभाजन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का पुनर्गठन किया गया था। 31 अक्टूबर सन 1947 को मतलब पुनर्गठित किया गया और 31 दिसंबर 1949 तक कुल 299 सदस्य रह गए। जैसे पहले 389 थे, बाद में 299 रह गए, जिसमें से 229 जो है मतलब भारतीय ब्रिटिश प्रांत, जो भारतीय प्रांत उसको दिया गया। उसमें से सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत, जो आज उत्तर प्रदेश है, इसको संयुक्त प्रांत पहले कहा जाता था, इसको 55 सीटें दी गई थी। मतलब 55 सदस्य। आज भी यहाँ सबसे ज्यादा सदस्य लोकसभा में 80 सीटें हैं और विधानसभा में 403 है, राज्यसभा में 31 है। तो उसी प्रकार से पहले भी यहाँ मतलब इतिहास गवाह है कि यहाँ सीटें ज्यादा रही है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा था तो सीटें ज्यादा होना लाजमी है। तो अब जब संविधान बनके तैयार हो गया, संविधान बनके तैयार हो गया तो उसमें ये हुआ कि अब कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने सूची होंगी। जैसे कि 1935 भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां और 3 सूची शामिल थी। यहाँ लगभग 395 अनुच्छेद, लगभग क्या 395 अनुच्छेद थे ही, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। वर्तमान 12 अनुसूचियां हो गई हैं, ठीक, और 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 395 अनुच्छेदों में से जो 15 अनुच्छेद थे वो तत्काल लागू हो गए और बहुत जरूरी था उसको लागू करना। एक एक करके मैं बताता हूँ वो कौन कौन से थे। देखिए सोच रहा हूँ एक वीडियो और बना दूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 7 यहाँ पर है। 5, 6, 7, 8, 9, 60 लास्ट होगा 60। देखिए 324, 366, 367, 379, फिर 380, 388, 391, 392 और 393। ये ऐसे अनुच्छेद थे, 15 अनुच्छेद जो तत्काल लागू हो गए थे। उसका कारण था क्योंकि जो अनुच्छेद 5 है नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 6 जो है
जो भारत से पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिकता देने के लिए। अनुच्छेद 7 जो है, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे उनके लिए नागरिकता की बात की गई है। तो इस प्रकार से अभी मैं इसका पूरा उल्लेख करूंगा, एक दूसरा वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, ओके। हाँ, एक चीज और है कि इसको स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर लिखिए।